गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है कोस्ट गार्ड का, इधर एयरफोर्स का, तो उसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज की सीरीज़ के अंदर मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं और मैं जो कल नहीं आपको वीडियो जो आ पाया था उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल मैंने आपको एक जीके का पीडीएफ दिया था जिसमें कि 300 से 400 क्वेश्चंस थे। वो मैंने टेलीग्राम पर आपको दे दिया, ठीक है। मतलब क्या कि पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर जो सीरीज चल रही है ना, करंट अफेयर की, स्टैटिक जीके की, तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, टाइम पास नहीं है। इसलिए आप उस पीडीएफ को देख लेना। आप अपना ज़्यादा वक्त जो है वो उधर बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। बस अपना उस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है और इस पर मैं डिस्कस करूंगा और कल वाली भी मैं रिवीजन करवा दूंगा। 2-3 दिन का जो मैंने अब तक मैंने पढ़ा दिया उस सबको करवा दूंगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि लीव्स डैश इन इन ऑटम। यहाँ पर जो ये खाली जगह दे रखा है इसमें क्या आ सकता है, ये आपको मुझे बताना है। और इसके लिए देखिएगा, वो ये कह रहा है कि जो ऑटम मौसम होता है ना, उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, मतलब अलग हो जाती हैं पेड़ से, मतलब अपादान कारक हो जाता है, ठीक है। तो इन चारों में से अलग होने का जो सेंस है वो किस में है? अगर ये आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, इसका मतलब है पत्तियां अलग हो रही हैं पेड़ से, इसका मतलब फॉल ऑफ हो रही हैं। क्या हो रही है? फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है कि अलग होना। क्या होता है? फॉल ऑफ का मतलब कि किसी वस्तु से किसी चीज का अलग हो जाना। एक दे रखा है इसमें फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है कि किसी को गलत साबित कर देना। एक है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, देखो फॉल ऑफ तो ये, जबकि ये तो सही नहीं है, उसका शुद्धतम रूप है चौथा वाला। एक है फॉल ऑन, हाँ ये तो होता है। फॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर अटैक कर देना, आक्रमण कर देना, ठीक है। तो फॉल ऑन हो जाएगा किसी के ऊपर आप टूट पड़ रहे हैं, फॉल माने गिरना, किसी के ऊपर गिरेंगे मतलब अटैक करेंगे किसी के ऊपर, ठीक है। फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब किसी ने किसी को गलत साबित कर दिया। तो फिलहाल में पत्तियां जो है वो ऑटम के मौसम में क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। तो इसलिए आपका चौथा वाला सही है एकदम। आगे देखिएगा, आगे और अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखा है, इसे आप गलत ही मत करिएगा। देखिएगा, द स्टेट्समैन हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑल इंग्लिश डेलीज। इस सेंटेंस में कहीं पर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है क्या? जब आप इसे आराम से पढ़ेंगे, आराम से धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट मैंने यहाँ पर एरर जो है नहीं ले रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, आपने सुपरलेटिव डिग्री तो पढ़ी होगी ना, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि द स्टेट्समैन हैज द, अब दा लग रहा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री यहां पर आएगी। तो लार्जर नहीं आना चाहिए, लार्जर नहीं आना चाहिए, लार्जेस्ट आना चाहिए। तो यहां पर लार्जर की जगह पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, लार्जेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ये आपका बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। इसके बाद और देखिए, इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखा है और ये भी बहुत अच्छा है। इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसे सही कर पाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखिए, आई एम वेरी एंक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कल भी कॉन्सेप्ट एक बताया था कि अगर बीच में सेंटेंस में कहीं पर कोई WH आ जाए, कल तो वॉट लिख रहा था, वेयर लिख रहा था, कुछ WH में दे रखा था, लेकिन WH नहीं है, हाउ दे रखा है। अगर बीच में और लास्ट में सेंटेंस के कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब मैंने ये बोला था आपसे कि ये जो WH होता है ना, ये क्या होता है? कनेक्टिव का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये मैंने कल बताया था। अब कनेक्टिव होता है तो कनेक्टिव जो कंजंक्शन होता है कनेक्टिव, इसके बाद एक या तो सिंपल सेंटेंस चलता है या फिर नेगेटिव चलता है। आखिर दोनों ही सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, उसके बाद वर्ब आती है। तो अब आप ये देखिए, ये जब कंजंक्शन है तो इसके बाद स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? जल्दी बताइएगा। सब्जेक्ट से होनी चाहिए, इसलिए यहां पर आर नहीं आएगा, पहले यू आएगा। क्या आएगा? यू आएगा। आर तो आएगा ही नहीं, ये हो जाएगा हाउ यू एंड मदर आर डूइंग। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इस तरीके से हम इसे सही कर पाएंगे। तो भरोसा है मुझे यहाँ पर कि आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। बीच में अगर कहीं पर कंजंक्शन आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और ये एरर जो है वो सबसे ज़्यादा बनता है। इसके बाद देखिएगा, एक और अच्छा सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है और ये आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशान करे। अच्छी बात है थोड़ा सा। देखिए, एवरीथिंग डैश केयरफुली चेक्ड। अब ये देखिएगा, आपको एक समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस में क्या कोई आपको गलती नजर आ रही है क्या? सोच के बताइए।
और जब आप इस सेंटेंस को पूरे को पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। मैंने कल भी आपको बोला था कि जब भी कभी अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए आ रहा है तो आप ये देखिए उससे पहले क्या दे रखा है। और मैंने कल बोला था एवरीथिंग हो या फिर एवरीवन हो, चाहे एवरीबॉडी हो, चाहे एवरी मैन हो, चाहे एवरी बॉय हो, ये हमेशा सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, जाहिर है। देखो आर बीइंग ये तो प्लूरल वर्ब है, ये नहीं आ सकता। हैव बीन ये प्लूरल है, ये नहीं आ सकता। अब या तो हैज बीन आएगा या फिर इज बीन आएगा। तो आप सबको पता होगा इज बीन आर बीन तो होता ही नहीं है, इसलिए आपका ये वाला एकदम सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, ये यहां पर दे रखा है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एक और बड़ा ही अच्छा वन वर्ड मैंने यहां पर ले रखा है, अनेबल टू पे वंस डेट। मतलब किसी के जब कर्ज को नहीं चुका पाना, उससे इंग्लिश में एक शब्द होता है उसके लिए, उसे हम क्या बोलते हैं ये आपको मुझे बताना है। टेंशन मत लें, चारों को बता दूंगा। अनेबल टू पे वंस डेट। अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी का कर्ज है और आप उसे नहीं चुका पा रहे हो, उसके लिए यहां पर वर्ड पूछा है। तो उसे एक वर्ड होता है, कंगाल बोल सकते हैं या दिवालिया बोल सकते हैं। मतलब इनसोलेवेंट, क्या बोलते हैं? इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट मतलब ए वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है। इंसोल्वेंट ये इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी के कर्ज को जब चुका ना पाए तो। एक है इम्प्यूट। क्या होता है इम्प्यूट? अच्छा वर्ड है, देखिएगा। इम्प्यूट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आरोप लगा देना, मतलब लांछन लगाना, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्प्यूट बोलते हैं। अरे इम्पीचमेंट पढ़ा है आपने, वो भी तो अभियोग ही लगाना होता है, आरोप लगाना, इम्पीचमेंट अभियोग लगा देना, वो होता है इम्प्यूट। एक है इसमें इन डेट, INDEBT। इन डेट का मतलब होता है एक तरह से उधार देना। क्या होता है उसका मतलब? किसी को उधार देना, ये वर्ब है। एक है ऑब्लिगेट करना, कहना ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि मजबूर करना, किसी को विवश कर देना। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, तो ए हो जाएगा। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा स्पेलिंग को भी आपको बता दिया। इसके बाद देखिएगा एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें थोड़ा परेशान होंगे और जल्दी से आप इसे फाइंड सही नहीं कर पाएंगे। अब आप ये देखिएगा, यहां पर ये लिखा है कि ही इज इन ऑफ शॉर्ट्स टुडे। ये आपको खाली जगह जो ये डैश लिखा हुआ है, इस जगह पर आपको बताना है कि ही इज इन ऑफ शॉर्ट्स टुडे। तो आपने पढ़ा होगा आउट ऑफ शॉर्ट्स। क्या आपने पढ़ा होगा आउट ऑफ शॉर्ट्स? ये तो आपने खूब पढ़ा है ना, क्योंकि आउट ऑफ शॉर्ट्स क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब होता है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा जब आप कहते हैं ना, जैसे हल्का हल्का बुखार आ रहा है, उसके बाद दवा ले ली, थोड़ा सा आपको थोड़ा फायदा हो गया, तो उसे बोलते हैं ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। थोड़ा सा हल्का हल्का परेशान सा है वो होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पर फाइनली ये पूरा फ्रेजल वर्ब है आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पर ए वाला एकदम सही है और इसमें कुछ नहीं बनेगा, जो बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? मतलब वही थोड़ा सा बीमार होना, थोड़ा सा अच्छा नहीं होना, उसे बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये वाला सेंटेंस है और इसमें आप प्लीज गलत मत करिएगा, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिएगा, शी टोल्ड टू मी द न्यूज। ये मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखिएगा, से के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो आप पहले बीच में आप टू लगाएंगे से के, ठीक है। इसका पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? से का पास्ट होता है सैड और टू मी का तो टू मी आता ही है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरी समझिएगा, अगर टेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, टेल आता है। इसका अगर मैं पास्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक है। जब ऊपर कोई प्रेपोजिशन नहीं था तो यहां पर भी कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। अब आप ये देखिएगा, यहां पर ये जो लिखा है टोल्ड टू मी, जाहिर है ये टू तो बिल्कुल गलत है, टू तो आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें फाइनली जो आंसर होगा वो आपका टोल्ड मी हो जाएगा, इस जगह पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप गलत मत करना। मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है, इसकी जगह पर आपको इन चारों में से बताना है कि ये पहले वाले सेंटेंस की जगह पर इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एकदम सही है। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाले सही दे रखा है, तो सही आपको एक बताना है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक ही झटके में बताऊंगा। देखिए यहां पर लिखा है जैसे अ गुड बॉय, पहले बस इसे समझ लो, ए गुड बॉय। ये एडजेक्टिव है ना, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर ये सिंगुलर होता है ये वाला, तो इसका मतलब है ये जो ए आया है ना, वो इस नाउन के लिए आता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। क्लियर है? मतलब ए जो होता है वो इस नाउन के लिए आता है। एक चीज और समझिएगा, ये सिंगुलर है तभी यहां पर ए एन आ सकता है।
क्लियर है? अगर ये प्लूरल हो गया तो आप यहां पर ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो पता ही है सिंपल, क्योंकि जब सिंगुलर होगा उसके लिए हम आर्टिकल ए एन इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए थोड़ी ए वगैरह लगाते हैं, नहीं लगाते ना। अब आप ये समझिएगा, इस सेंटेंस में लिख रहा है कि देयर आर ए बेटर वेज। एक बात आप मुझे बताइएगा, बेटर एक एडजेक्टिव है और वेज ये जो वो है ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो मैंने अभी बताया था कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आएगा और नाउन अगर सिंगुलर है तो आप ए लगा सकते हैं, लेकिन नाउन जब ये प्लूरल हो गया तो आप यहां पर ए एन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा तीसरा, देयर आर बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। एक और चीज समझिएगा यहीं पर, ये देखो ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा जीरंड के रूप में आती है, यानी आईएनजी की फॉर्म में आती है। तो ये दो रूल है, इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर सॉल्व होता है, कल का मैं एक बार फटाफट से आपको रिवीजन करवा देता हूं कल के पेपर का। अब देखिए कल का पेपर मैंने निकाल लिया है, आप बोलते हैं इसलिए मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं, जल्दी से करवा देता हूं, चिंता मत करना। देखिए कभी भी अगर इफ आ जाए कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इसमें एक चीज आप याद रखें कि पीछे वाले सेंटेंस में अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब इससे जो पहले वाला इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हैड थर्ड फॉर्म चलेगा। तो यहां पर हैड थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा, हैड मैरिड हो जाएगा। इसके बाद ये देखिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं थोड़ा सा, ये बिल्कुल बहुत सरल है, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इसके बाद ये भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, सिमिलर, इसका आप स्पेलिंग जरा मुझे बता दीजिएगा, इसका सिमिलर क्या होगा। इसके बाद ये भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, चलो ये थोड़ा बताता हूं, कंडीशनल है। देखिए इफ आ गया ना, ये जो कोष्टक है इसकी जगह पर आपको कुछ इन चारों में से भरना है। तो मैंने क्या बोला था कि इफ के साथ अगर, ये क्या होता है कि अगर इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस में लास्ट वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यानी इफ के साथ जो चलता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दोनों नहीं है, ये वाला है, ए वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा डैम्प स्किप, ये आपको बताना है, जो थोड़ा ध्यान जो जो लग रहा है मुझे कि जो बताने लायक है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आप मुझे बताना, ये थोड़ा पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। चलो ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको थोड़ा ध्यान दिला देता हूं, हल्का सा बात है। एक चीज आप मुझे बताइएगा या फिर आप ही करेंगे इसे, चलो आप ही कमेंट करना। ये क्वेश्चन है 2, ये 2 वाला है, आपको इसे बता देना है, थोड़ा पढ़ लेना, गलती मत करना। इसके बाद देखिएगा एक ये और एक कोष्टक वाला, ये थोड़ा अच्छा लगा था इसलिए मैंने यहां पर ऐड कर रखा है। ये आप देखेंगे कि इफ के साथ सेंटेंस में हैड थर्ड फॉर्म चल रहा है, इसका मतलब इसकी जो रिमेनिंग वाला सेंटेंस होता है उसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म चलता है। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म किस में बताओ? सेकंड वाले में। तो यहाँ सेकंड वाला एकदम सही हो जाएगा। और इसके बाद चलिएगा, बस खत्म करते हैं, इसके बाद नया आएगा कल, और रेगुलर जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं आपके लिए स्पेशल, उनको आप रेगुलर लगाना है, आपको कभी भी छुट्टी नहीं करना, पेपर जरूर लगाना है, कभी भी लगाइएगा, सुबह दोपहर शाम, लेकिन पेपर जरूर लगाना है। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।